नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। समंदर में ट्रैफिक जाम की खबर तो कल से आप देख रहे होंगे, बहुत सारे वीडियो भी इस पे आ चुके हैं और इसके पीछे की राजनीति पे आज हम बात करेंगे कि किस तरह से पूरी तरह से रूस ने जो ऑयल कैप था उसको उलट दिया। जिन लोगों ने पिछले वीडियो में कहा था कि ऑयल कैप क्या है इसको भी थोड़ा सा समझा दें, उनके लिए मैं आज ऑयल कैप भी समझाऊंगा और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो पश्चिमी देश यूक्रेन को ढाल बनाकर रूस के साथ जो झगड़ा कर रहे हैं, यूक्रेन के कंधे पे रख के बंदूकें चला रहे हैं, वो क्यों हर पल कोई ना कोई एक अजीब गरीब गलती कर देते हैं जिसके कारण वो फंस जाते हैं। अपने बनाए हुए जाल में खुद ही फंस गए हैं। कौन फंस गया है? यूरोपियन देश। कैसे फंसे ये आज हम समझेंगे। कैसे समुद्र में ट्रैफिक जाम लगा है इसको समझेंगे और इसके पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं और क्या क्या खेल हो रहे हैं इनको समझेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। बहुत सिंपल रहने वाला है वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है। एक QR कोड भी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, उसके जरिए भी आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी आया। इस वीडियो में कोशिश रहेगी कि नाम, स्थान, पात्र वगैरह जैसी चीज़ें कम कर दी जाएं ताकि वीडियो आसानी से समझ में आए। एक कहानी की तरह से हम इस पूरे मामले को समझेंगे। आपको याद होगा कि 5 तारीख से एक प्राइस कैप लगा दिया गया है। प्राइस कैप मतलब टोपी। टोपी लगा दी गई है, या इसको और सरल करके समझें तो एक सीमा तय कर दी गई है कि भाई रूस अपना तेल इससे ऊपर नहीं बेचेगा और यह सीमा है $60 प्रति बैरल की। रूस को $60 प्रति बैरल से ऊपर तेल बेचने नहीं दिया जाएगा। यह एक प्रतिबंध है जो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने, यूरोपियन यूनियन ने और जाहिर बात है जो यूक्रेन के मित्र देश हैं उन्होंने लगाया है। और वो इसको कैसे लागू करेंगे? भाई मैं खरीद रहा हूं, आप बेच रहे हो, मैंने $70 खरीद लिया, तो आप कैसे पता करोगे? तो उनके लिए एक उन्होंने नियम बनाया कि जो यूरोप की कंपनियां हैं, कौन सी कंपनियां? बीमा कंपनियां और लॉजिस्टिक्स कंपनियां, वो जिस भी जहाज में $60 से ऊपर कीमत का तेल होगा उस जहाज का बीमा नहीं करेंगे और इसके अलावा उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं देंगे। यानी जो भी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं, लॉजिस्टिक्स में बहुत व्यापक आ जाता है, उसमें आपका बंदरगाह मुहैया कराना भी है, उसमें मजदूर देना भी है, लदाई अनलदान करना भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दिक्कत यह है कि 60 का उन्होंने लगा दिया प्रतिबंध। ये अब आप समझ गए होंगे कि 60 से ऊपर बेचोगे तो हम आपको इंश्योरेंस नहीं देंगे और लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं देंगे। ये हो गया प्राइस कैप। सिर्फ एक केस से ऊपर दाम में हम आपको बेचने नहीं देंगे, बेचोगे तो हम आपको सुविधा नहीं देंगे। अब आपको लगेगा ठीक है भाई, बीमा नहीं है तो क्या हो गया, बगैर इंश्योरेंस के भी तो हम गाड़ी चला लेते हैं, कई बार एक्सपायर हो जाता है, हम सड़क पर चलाते रहते हैं। लेकिन पुलिस आपको पकड़ लेती है, पकड़ती है और पुलिस वाले से कहेंगे भाई मेरा सिर, मेरा हेलमेट, आपसे मतलब? तो वो कहेगा नहीं, आप सड़क पे बगैर बीमा के चल रहे हो तो दूसरों को भी खतरा है। कैसे खतरा है? खतरा ऐसे, आप गाड़ी लेके जा रहे हो, आपने किसी को ठोक दिया, वो ऊपर चला गया, अब आप कहोगे मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो उसकी भरपाई करने के लिए पहले ही आप बीमा की किश्तें भरते हो, जिसको हम कहते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। यानी इस गाड़ी से किसी तीसरे व्यक्ति का कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई बीमा से होगी, इंश्योरेंस कंपनी से होगी और इस बहाने उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है कि मैं अगर गाड़ी का बीमा करा रहा हूं तो मैंने उसे सुनिश्चित होगी उसकी सुरक्षा। तो सरकार ने ऐसा सिस्टम बना दिया है। ऐसे ही अब आप कहेंगे जहाज़ों का बीमा, तो जहाज़ों का बीमा भी इसीलिए होता है कि जब जहाज़ किसी रास्ते से जा रहे हैं और वो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? अब भरपाई कई तौर पर हो सकती है। एक भरपाई ये हो सकती है जिसका माल जा रहा है, जहाज डूब गया, उसके पैसे चले गए, उसकी भरपाई। दूसरी भरपाई ये कि वो जहाज लेके जा रहा है, उधर से दूसरा जहाज आया,
टक्कर हो सकती है। जब हवाई जहाज में हो सकती है, आपकी गाड़ी की हो सकती है, जहाज में क्यों नहीं हो सकती? तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए जहाज़ों में भी बीमा किया जाता है। और तेल जब जा रहा होता है तो उसका बीमा इसलिए भी करना जरूरी होता है कि भाई लीक हो गया तो सरफेस पे बिखर जाएगा। तारकोल देखा आपने, जिससे सड़क बनती है काला काला, पर उससे थोड़ा ही कम गाढ़ा होता है ये। अब इतना गाढ़ा जब सरफेस पे फैल जाता है उसको साफ करना मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल काम होता है। उससे पर्यावरण को नुकसान होता है, पशु पक्षियों की मौत हो जाती है। तो उसमें जो कॉस्ट आएगी, उस कॉस्ट को निकालने के लिए भी आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। वो पैसा बीमा कंपनी देगी। तो इस प्रतिबंध के लगने के बाद ये हो गया कि भैया अगर आप $60 से ज़्यादा का एक बैरल तेल बेचोगे तो बीमा ही नहीं मिलेगा। बीमा नहीं मिलेगा तो कोई आपको जाने नहीं देगा। अब समंदर में ट्रैफिक जाम वाली स्टोरी आती है। होता यह है कि रूस का जो तट है काला सागर वाला, रूस के पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम मान लीजिए, इलाके में एक समुद्र है जहां से पूरी दुनिया के लिए रूस का और यूक्रेन का सामान जाता है। और ये जो काले तेल के जहाज हैं, रूस के जरिए पूरे यूरोप को यहीं से जाते हैं। और जब यहां से जाते हैं तो उनको जाने के लिए रास्ते में एक सकरा रास्ता मिलता है। ऐसे समझ लीजिए कि शहर के एक हिस्से से आप दूसरे हिस्से में जाते हैं तो वहां आपको एक पुल मिलता है। उस पुल पे से गुजरना पड़ता है और पुल पे वो वहां से टोल वसूली कर लेते हैं या वहां पे वो आपके पेपर चेक कर लेते हैं। लेकिन हमारे शहर में जमीन है और पुल भी एक तरह से देखा जाए तो जमीन है, बाकी पानी है। समुद्र में इसका उल्टा होता है, पानी ही पानी है, पुल भी पानी है, बाकी जमीन है। तो एक पुल समझ लीजिए, एक पतला रास्ता है जो काला सागर को भूमध्य सागर से मिलाता है। वो पुल जो समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, एक पतला रास्ता है। पतला मतलब समुद्र के हिसाब से देखो तो पतला है, वरना वहां से जहाजों की आवाजाही होती है। और उस पतले रास्ता जो पड़ता है वो तुर्की के बीच में पड़ता है। यानी वहां से कोई भी जहाज निकलेगा तो काफी इलाका बीच में तुर्की का पड़ता है। अब तुर्की कहता है भाई साहब यहां से आप निकलोगे तो हम तो जांच करेंगे। मान लीजिए जो हमारा समुद्र का क्षेत्र है उसमें आपका जहाज लीक हो गया या एक्सीडेंट हो गया तो पैसे कौन देगा भाई? तो पहले इंश्योरेंस दिखाओ। अब जब से प्राइस कैप लगा है, तुर्की नाटो का मेंबर भी है, उसने कहना शुरू कर दिया भैया पहले आप इंश्योरेंस दिखाओ और इंश्योरेंस में जो आपका प्राइस है वो $60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसमें 20 के करीब जहाज़ों को रोक दिया। अब वो जहाज़ वहीं चक्कर लगा रहे हैं, उस दर्रे से पास होने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में जो पुल है, मान लीजिए पुल का उल्टा है, मतलब जहां जमीन होती है पुल में वहां पे पानी है, इधर भी पानी है उधर भी पानी है, बीच में भी पानी है। और जहां हमारे यहाँ पानी होता है नदी में, वहां वो जमीन है, ऐसे समझिए। तो अब वो कह रहा है कि यहां से नहीं निकल दूंगा इस पुल के ऊपर से आपको, क्योंकि आपके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है और मैं हूं मेंबर नाटो का। $100 से नीचे का पेट्रोल तेल लाओगे तो निकलने देंगे। अब गया मामला फंस। अब आप कहेंगे इसमें रूस की क्या चाल है? रूस की चाल जो मानी जा रही है वो ये मानी जा रही है कि यहां से जो निकलते हैं आपके जहाज वो सिर्फ रूस के ही नहीं निकलते हैं, तो कहां के निकलते हैं? एक जगह है कजाकिस्तान, पहले सोवियत संघ का हिस्सा होता था, बाद में उसके विघटन के बाद वो एक आजाद देश बन गया। और कजाकिस्तान एक लैंड लॉक्ड देश है, ऐसा देश है जिसकी सीमाएं कहीं से भी समंदर से नहीं मिलती हैं। जिस देश की सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती हैं कहीं से भी, उसको कहा जाता है लैंड लॉक्ड, यानी चारों तरफ जमीन है, कहीं समुद्र नहीं है। और ऐसी स्थिति में उसके लिए समुद्री व्यापार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो समुद्री व्यापार करने के लिए वो दूसरे देशों की सहायता लेता है। और कजाकिस्तान के मामले में वो दूसरा देश है रूस। तो होता क्या है, कजाकिस्तान से पाइपलाइन के जरिए काला सागर के तट तक तेल जाता है और वहां से जहाजों में लादकर तेल को आगे ले जाया जाता है। तो ये जो तेल है जिसको तुर्की रोक रहा है, इसके बारे में एक आ जा रहा है ये तो कजाकिस्तान का तेल है
और कजाकिस्तान के ऊपर कोई प्राइस कैप नहीं है, वो 70, 80, 100 डॉलर जितने में चाहे तेल बेच सकता है। अब तुर्की कह रहा है भैया हम कैसे मानेंगे, ये लदा तो रूस के तट से है, रूस के बंदरगाह से है, तो रूस के पोर्ट से अगर आया है तो हमको तो नहीं पता ये किसका है, कजाकिस्तान का है कि रूस का है, हम तो 60 डॉलर की कैप ही मानेंगे। अब प्रतिबंध लगा रूस पर, कजाकिस्तान पे अपने आप लग गया। तो जब रोक दिया आपने रास्ता, जैसे ट्रक वाले जब जाम लगता है ज़्यादा सड़क के किनारे, अपना ट्रक व्रक खड़ा करके रोटी वोटी बनाने लगते हैं, वहाँ पे बैठ के हुक्का वुक्का पीते हैं, जब खुल जाएगा तो चलेंगे। ऐसे ही समंदर में बगैर लंगर डाले ही ये सारे के सारे जहाज खड़े हुए। इसमें एक जहाज भारत भी आने वाला था और जहाज में 10 लाख गैलन काला तेल है, भारत की एक दिन की आवश्यकता जितना। और अब ये ट्रैफिक का अड़ंगा लंबा लग गया, क्योंकि यहाँ से जो भी तेल आएगा वो अटकेगा। और कजाकिस्तान का तेल क्यों महत्वपूर्ण है? कजाकिस्तान का तेल इसलिए महत्वपूर्ण है कि यूरोप की, आपको पता ही है कि कैसे एलर्जी संकट से जूझ रहा है वो यूरोप। इधर से रूस ने गैस की सप्लाई बंद कर दी थी, अमेरिका अंधाधुंध रेट पर डीजल पेट्रोल उसको बेच रहा है, ये सब खबरें आप जान चुके हैं। तो कजाकिस्तान तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है यूरोप के लिए। और जब आप प्राइस कैप रूस पे लगा देंगे तो कजाकिस्तान पे डिपेंडेंस आपकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कजाकिस्तान का तेल यूरोप के लिए बहुत ज़रूरी है। और रूस और टर्की के रिश्ते कितने अच्छे हैं बताने की ज़रूरत नहीं है, टर्की और रूस के। जब उसने यूक्रेन का अनाज निकलने से रोक दिया था तो केवल टर्की के कहने पर माना और ये कहा कि टर्की चेक करेगा इसी पुल के ऊपर कि कोई हथियार तो आ जा नहीं रहा, याद कीजिए। तो वो जो कजाकिस्तान का तेल है, अगर वो फंस जाता है इस चक्कर में तो यूरोप फिर अटक गया। और रूस की यही चाल है कि उसने अपने दोस्त टर्की से कहा भैया कि ये वाला तेल भी आएगा, जरा रोक लेना। और टर्की ऑफिशियली रोक रहा है, वो कह रहा है मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूं, आप ही ने प्रतिबंध लगाया है, आप ही का कैप है, प्राइस कैप है आपका जी, 60 डॉलर से ज़्यादा का तेल है, मैं तो नहीं निकलने दूंगा। इंश्योरेंस आओ 60 डॉलर से नीचे का और निकाल ले जाओ। अब 60 डॉलर से नीचे का इंश्योरेंस कहां से देने लगा? वो तो दूसरा देश है, वो रूस से थोड़ी माल खरीदा गया है। तो इस तरह से मामला अटक गया है और पूरा समंदर में जहाज़ों का जाम लग गया है। और ये सिर्फ जहाज़ों का जाम नहीं लगा है, ये समझिए कि एक आदमी जो आईसीयू में भर्ती है उसकी ऑक्सीजन का पाइप काट दिया गया है, क्योंकि यूरोप के लिए इस सर्दी के मौसम में एनर्जी बहुत महत्वपूर्ण है और एक अहम एनर्जी के सप्लायर की सप्लाई यूरोप के लिए टर्की ने रोक दी है। यह है कहानी। और जो तस्वीरें देखने में आपको बहुत अच्छी लग रही हैं समुद्र की, जिसमें बहुत सारे जहाज खड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन तस्वीरों के पीछे का ये पैतरा भी है। और ये इस दांव पेच के बीच में बाइडेन के बारे में कहा जा रहा है कि वो टर्की से बात करें, अमेरिका कह रहा है अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि आपने खुद ही प्रतिबंध लगाए हैं। आप अगर प्राइस कैप हटाओगे तो रूस का भी निकल जाएगा वहाँ से। और ये पहचान करने का कोई तरीका नहीं है कि वो तेल कजाकिस्तान का या रूस का है, क्योंकि उसकी लदाई उसी पोर्ट से हो रही है और उस पोर्ट तक वो तेल पाइपलाइन से आ रहा है। अब एक रास्ता और है कि घुमा के कहीं से एक पाइपलाइन यूरोप के लिए जाए, एक रास्ता और है, पुल के अलावा वहाँ दूसरी जगह से आप ले जा सकते हो। तो उस रास्ते पे भी अगर बनाओगे आप, अभी जो काम पाइपलाइन वगैरह का चल रहा है यूरोप के लिए, उसमें कम से कम 2-3 साल तो लगेंगे। तो ये वाली ठंड तो फंस जाएगी। यानी ये प्रतिबंध रूस के ऊपर नहीं लगा के अपने ही गले में घंटी पहन ली है अमेरिका ने। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।